Hello everyone, this is Akshita and welcome back to my channel. In this video, we are going to cover Poets and Pancakes of class 12th Flamingo. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. तो ये जो स्टोरी है ये ली गई है एक बुक से जिसका नाम है माई ईयर्स विद बॉस, जो कि अशोका मित्रन ने लिखी है. इस स्टोरी में आप जेमिनाई स्टूडियोज़ के बारे में जानेंगे जहाँ पर ऑथर काम किया करते थे. और ये काफ़ी फेमस फिल्म स्टूडियो है पुराने ज़माने का. अशोका मित्रन की जॉब यहाँ पर थी न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स को कट करने का. ठीक है, इसके साथ साथ आप जानेंगे कि किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में काम होता है. काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पता चलेंगी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, और इंडिया की भी काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी इंडिपेंडेंस के बाद की. पहले ये बताएंगे हमें मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में. उसके बाद यहाँ पर जो ऑथर हैं वो एक्टर्स के लुक्स का भी मजाक उड़ाएंगे कि किस तरह से उनको मेकअप से जोकर बना दिया जाता था. और जो पैनकेक्स है वो यहाँ पर उस टाइम का फेमस ब्रांड है जिसके मेकअप प्रोडक्ट्स उस टाइम पर यूज़ किए जाते थे. हेलो, मैं हूँ अशोका मित्रन और मैं बताने वाला हूँ अपनी स्टोरी जब मैं जेमिनाई स्टूडियोज़ में काम किया करता था. उस टाइम पर एक बहुत ही पॉपुलर मेकअप ब्रांड हुआ करता था पैनकेक्स, और जो जेमिनाई स्टूडियो था वो इस ब्रांड को एक्सेसिवली यूज़ करता था. यहाँ पर ट्रक भर भर के ऑर्डर्स आते थे और वो सारे प्रोडक्ट्स सिर्फ़ और सिर्फ पैनकेक्स के होते थे. इसकी वजह से एक्टर और एक्ट्रेसेस को जोकर बना दिया जाता था. मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इतना सारा मेकअप करने की क्या ज़रूरत है, और लोगों को लगता है कि इतना सारा मेकअप करके वो सुंदर लग रहा है, बट मुझे तो वो जोकर लगते थे. ऐसा लगता था जैसे कि फेस पे किसी ने पेंट कर दिया हो. और कभी कभी तो मुझे एक्टर और एक्ट्रेसेस को देख के बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था. जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो इतना सारा मेकअप यूज़ करता था और उससे वो और ज़्यादा अगली लगते थे. इवन जो उनके मेकअप रूम्स थे उसमें इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स थी जो कि डायरेक्टली उनके फेस पे आती थी, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी रहती थी उस मेकअप रूम में, और उन्हें इतनी सारी गर्मी को टॉलरेट करके ऊपर से इतना सारा मेकअप भी करवाना पड़ता था. अब मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताता हूँ. मैं एक पोइट हूँ और मैंने इस स्टूडियो को ज्वाइन किया था एक एक्टर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर या एक लिरिसिस्ट बनने के लिए. बट मेरे को यहाँ पर न्यूज़पेपर कटिंग्स की ही एक जॉब मिल पाई, जिसकी वजह से मैं ऑलरेडी काफ़ी सैड था. और मेरे ही ऑफिस में एक ऑफिस बॉय था जो कि हमेशा मेरे पास आके अपनी कंप्लेंट्स करता रहता था. और मुझे ऐसा लगता था कि एक्चुअल में उसको मेन प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि वो जो यहाँ पे बनना चाहता था वो नहीं बन पाया, बल्कि एक हमारे ऑफिस में सुब्बू थे. शायद वही मेन रीज़न थे जिस वजह से वो इतना ज़्यादा परेशान रहता था. सुब्बू भी इन्हीं सब की तरह एक नॉर्मल फैमिली से आए थे. कई बार लोगों को ऐसा लगता था कि शायद वो ब्राह्मण है इसीलिए उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी गई, बट सुब्बू बहुत ही रिसोर्सफुल मैन थे जो कि अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे. वो फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन, हर चीज़ बहुत अच्छे से करते थे. इवन वो पोइट्री भी बहुत अच्छे से करते थे, इसीलिए सुब्बू को हर कोई पसंद करता था. वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, सबसे बहुत अच्छे से बात करते थे, और वो स्टोरी डिपार्टमेंट में काम किया करते थे. इसीलिए शायद वो जो ऑफिस बॉय था वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करता था सुब्बू से, बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट थे. जिस डिपार्टमेंट यानी कि स्टोरी डिपार्टमेंट में सुब्बू काम करते थे वहाँ पर एक लॉयर भी था, लेकिन सभी लोग उसको बिल्कुल एक लीगल कंसल्टेंट के ऑपोजिट मानते थे. कोई भी उसको काम का समझता ही नहीं था. सबको लगता था कि ये सिर्फ लड़ाई करवा सकता है, प्रॉब्लम्स करवा सकता है. ऐसा ही एक बार एक एक्ट्रेस के साथ हुआ जो कि बहुत नई नई आई थी काम करने के लिए, लेकिन पता नहीं उसे क्या हुआ कि वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और चिल्लाने लगी. उसी लॉयर ने फिर उसे उस एक्ट्रेस को अपनी ही आवाज़ सुना दी जो कि रिकॉर्ड हो गई थी, एंड अपनी इस आवाज़ को सुन के उस एक्ट्रेस को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हुई, जिस वजह से वो वहाँ से भाग गई और अपना सारा काम उसने छोड़ दिया. इसीलिए हर कोई उस लॉयर को बिल्कुल यूज़लेस समझता था. इसके
इसके बाद हमें पता चलता है कि कैसे जेमिनी स्टूडियोज़ को अपॉर्चुनिटी दी गई थी मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी को होस्ट करने के लिए, जिसमें ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल परफॉर्मर्स ने आकर परफॉर्म किया था, स्पीच दी थी और इतना कुछ पॉइंट को तो समझ नहीं आया था, वो कंफ्यूज थे कि एक्चुअल में बात क्या हो रही है। यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स या मैसेजेस तो हमें देखने को नहीं मिलते, पर हाँ इतना पता चलता है कि इनका जो सेट था और कॉस्ट्यूम्स थी वो ऑलमोस्ट परफेक्ट थी। उसी मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी में एक गेस्ट आए थे, स्टीफन स्पेंडर, और वो उस टाइम पर जब जेमिनी स्टूडियोज़ में आए थे तो सबको ऐसा लगा था कि वो बहुत फेमस है, लेकिन बाद में पता चला कि वो उतने फेमस नहीं है। इवन काफ़ी सारे लोगों ने तो उनके बारे में सुना तक नहीं है, लेकिन वही लैंग्वेज बैरियर्स की वजह से हम सब समझ ही नहीं पाए कि वो कहना क्या चाह रहे थे। तो इसीलिए उनकी जो विज़िट थी वो एक मिस्ट्री सी रह गई, हमें समझ ही नहीं आया कि वो यहाँ क्यों आए थे, वो कौन थे एंड एग्जैक्टली अपनी स्पीच में कहना क्या चाहते थे। फिर कुछ टाइम बाद ये मिस्ट्री खुली जब मैं एक लाइब्रेरी गया और वहाँ पर मैंने एक बुक देखी जिसमें स्टीफन स्पेंडर का नाम लिखा हुआ था। तब मुझे याद आया कि ये वही स्टीफन स्पेंडर हैं जो कि हमारे स्टूडियो में विज़िट करने आए थे। तो अगर हम इस स्टोरी का एक समअप करना चाहें तो हमें पता चला फिल्म इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में, इवन हमें पता चला कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर फंक्शनिंग की जाती है और इंडिपेंडेंट इंडिया अपनी इन्फेंसी में किस तरह से था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर में चाहिए कमेंट बॉक्स में, और बेस्ट पार्ट कौन सा लगा इस स्टोरी का वो भी ज़रूर बताएं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।